हेलो बच्चों, ये एनसीईआरटी का सेशन स्टार्ट हो रहा है। यह बेसिकली एसएससी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम और जो कक्षा 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और यह बहुत स्पीड बनाया जाएगा जिससे जल्द से जल्द आपका ये बुक समाप्त हो जाए। और जो मेन पॉइंट है उस पर ज़्यादातर फोकस करने का प्रयास करेंगे। अंततः इसमें क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं ज़्यादा देर न करते हुए अब मैं आप लोगों को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक है ना। प्रारंभिक कथन: क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। रसीदा अखबार को पढ़ रही थी तो उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ गई। जो सुर्खी क्या था? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये सवाल रसीदा के मन में आया। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं? यह सब जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? बात यह है कि अगर कल क्या हुआ था तो हम रेडियो को सुन के पता कर सकते हैं, टेलीविज़न को सुन के पता कर सकते हैं, अखबार को पढ़ के पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि 1 साल पहले क्या हुआ था अगर ये पता करना है तो ऐसे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं जिसको 1 साल पहले की बातें याद हों या 1 साल पहले की बातें पता हो। लेकिन बहुत साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले क्या हुआ था इसको कैसे जा सकता है? चलो आगे जानने का प्रयास करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक उसको बोला जाता है जो शिकारी होता है ना। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो अतीत है, अतीत का मतलब इतिहास जो बीता हुआ है उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाया करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारी जो थे, पशुपालक थे जो पशुओं को पालने वाले थे, कृषक जो खेती किसानी करने वाले थे, शासक जो शासन करने वाले थे, राजा महाराजा, व्यापारी जो व्यापार करने वाले थे यानी सामान का विक्रय क्रय करने वाले थे, पुरोहित जो पूजा पाठ कराने वाले थे, शिल्पकार जो शिल्पकारी करते थे, कलाकार हो गए जो कलाकारी करते थे, संगीतकार हो गया जो संगीत गाने का कार्य करते थे। यहाँ तक कि वहाँ के उस जमाने के वैज्ञानिकों के बारे में, जीवन के बारे में हमको जानकारियाँ मिल सकती है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। तो उनके खेल, कहानी और नाटक के बारे में भी जान सकते हैं। या फिर कौन से गीत गाया करते थे। ठीक है ना। पहले के ज़माने की बात बता रहा हूँ बच्चों। अभी के समय में सभी बच्चे मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक का गेम वगैरह खेलते रहते हैं या ज़्यादातर प्रोफेशनल गेम खेलते हैं। लेकिन हम लोग उस ज़माने में रात के समय में किस्से कहानियाँ सुना करते थे, खेल कूद किया करते थे, गुल्ली डंडा, कहीं आम पर चढ़ना, आम का डंडी जो कहते हैं, ठीक है ना, और तुआ, कबड्डी, ये सब खेल खेला करते थे। लेकिन अभी के समय में ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। गांव में भी बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। चलो और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लोग कहाँ रहते थे? तो लोग, सबसे पहला नंबर हमको मैप में जाना है और नर्मदा नदी का पता लगाना है। यहीं से क्वेश्चन उठता है कई बार, ये हाई लेवल का क्वेश्चन होता है तब जाके ऐसा क्वेश्चन उठता है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी आप देखिए ये बिंद की पहाड़ी है। बिंद की पहाड़ी नर्मदा नदी यहाँ से निकलते हुए इधर पे जाके, इधर पे देखिए अरब सागर है, अरब सागर पे जा कर के मिल गई है। बिंद बिंद पहाड़ियों के किनारे निकलते हुए ये नर्मदा नदी सतपुड़ा से होते हुए अरब सागर में मिल गई है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है अमरकंटक माना जाता है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है। आप
एक काम करिएगा, नर्मदा नदी के बारे में 2-4 जानकारियाँ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम पता करते हैं। हम देख लिए कि नर्मदा नदी कहाँ पास है। तो मानचित्र 1 में प्रश्न 2 नंबर नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए बोला था, तो हमको दिखा नर्मदा नदी बिंद की पहाड़ियाँ सतपुड़ा से होते हुए जाके अरब सागर में मिली हुई है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है नर्मदा नदी कौन से सागर में जाके गिरती है, तो आप बता सकते हैं कि अरब सागर में गिरती है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। किस नदी? लाखों वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो बात क्या है कि नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो कई लाख वर्षों से पहले से रहते थे और उसके तट पर रहते थे। यहाँ पे जो रहने वाले आरंभिक लोग थे, मतलब पहले वाले जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए वे बहुत ही कुशल थे। वो आसपास की जो जंगल थी उसकी जो विशाल संपदा थी उससे बहुत अच्छे परिचित से, उसके बारे में बहुत अच्छे से उनको जानकारी थी। किसको? जो नर्मदा नदी के किनारे में रहने वाले प्रारंभिक लोग थे, आरंभिक लोग थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट और शिकार भी किया करते थे। तो नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले जो लाखों वर्ष पहले जो आरंभिक लोग थे वो क्या किया करते थे? अपने भोजन के लिए जड़ों को, फलों को और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। कहाँ से? नर्मदा नदी के किनारे से। यहाँ तक कि उस जानवरों का आखेट और शिकार भी किया करते थे। आखेट का मतलब शिकार ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ हैं उसका पता लगाते हैं। सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के बारे में आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। सुलेमान ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है और किरधर की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं सिंधु नदी इधर से ही बहती हुई है, ठीक है ना। तो सुलेमान आप देख सकते हैं ये, और किरधर की पहाड़ियाँ भी इधर पे है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हमने देख लिया सुलेमान और किरधर की पहाड़ी कहाँ पे है। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे हैं? सुलेमान और किरधर पहाड़ियों की ओर। और सुलेमान किरधर पहाड़ियाँ किधर साइड पे हैं? पाकिस्तान के साइड पे हैं, ये जानते हैं। तो 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। भेड़ को पालतू बनाया था, बकरी को पालतू बनाया था, गाय बैल को पालतू बनाया था। इन पशुओं को उन्होंने पालतू बनाया था। कौन? जो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के पास में रहते थे। और कब की बात है? 8000 वर्ष पूर्व की, ठीक है ना। और स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे? सुलेमान और किरधर जैसी पहाड़ियों में। आप इस बात को याद रखिएगा, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के पास में, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। आप पता करिएगा जीके में, गेहूं और जौ को सबसे पहले उपजाना प्रारंभ कहाँ पे किया गया था? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों का पता लगाना है। अब हमको गारो की जो पहाड़ी है और मध्य भारत की जो पहाड़ी है उसके बारे में पता लगाना है। मध्य भारत में जो बिंद की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी की यहाँ पे है मध्य भारत में, बिंद की पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य भारत में। और उत्तर पूर्व में गारो है, उत्तर और पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ हैं। तो चलो हम देखते हैं गारो की पहाड़ियाँ किधर साइड पे है। ये देखिए, ये गारो की पहाड़ियाँ इधर पे है, उसके ऊपर से ब्रह्मपुत्र की नदी बह रही है। गारो पहाड़ियों के बारे में आप थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख के जरूर रखिएगा। बिंद की पहाड़ियाँ कहाँ है? देखो मध्य भारत, ये सेंटर वाला है, यहाँ पे बिंद की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। इसको हम देख चुके हैं, ठीक। फिर आगे चलते हैं। तो गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियों, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ।
गारो की पहाड़ियाँ, जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। कहाँ पे? गारो की पहाड़ियाँ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले चावल उपजाया गया है वो कहाँ पे है, तो बता दीजिए विंध्य पर्वत है उसके उत्तर में। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो आप लिख लीजिए कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, ये लिख लीजिए। और कृषि का सबसे पहले विकास कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब सिंधु नदी का पता लगाते हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियों का भी पता तो आप इस प्रश्न को जरूर लिखिए कि सिंधु नदी क्या है और सिंधु नदी ये कहाँ से कहाँ बहती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में जरूर लिखिए। इसकी लंबाई क्या है अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी, पहले सिंधु नदी को देख लेते हैं कहाँ पे है। ये देखिए सिंधु नदी बह रही है और सिंधु में सतलज नदी, झेलम नदी और बहुत सारी नदियां हैं। इसके बारे में आप जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। आप देख चुके हैं सिंधु नदी कहाँ पे, पाकिस्तान के साइड पर है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, ठीक है ना, जो छोटी छोटी नदियां हैं और आके बड़ी नदी में मिल जाती हैं, तो उस बड़ी नदी की वो नदियां क्या कहला जाती हैं, सहायक नदियां। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले। सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर, पहले नगर फले फूले। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब कहने का मतलब है गंगा नदी है और जो समुद्र तटवर्ती है उन इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व, और जबकि सिंधु के 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। 4700 पूर्व कब? सिंधु नदी के किनारे पर आरंभिक नगर मिले, और यहाँ तक के 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाने चलते हैं। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी जानते हो आप, अमरकंटक से निकली हुई है, इस बात को दिमाग, ये है हमारा सोन नदी और ये जो है हमारी गंगा नदी बह रही है। आप देख सकते हैं सोन नदी और गंगा नदी। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों में आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। अरे गंगा नदी है और गंगा नदी के दक्षिण में जो इन नदियों के जो आसपास के क्षेत्र थे, गंगा नदी के दक्षिण में, याद रखिएगा, गंगा नदी के दक्षिण में जो आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण को मगध के नाम से जाना जाता था और आज के डेट में बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। जो मगध जो गंगा नदी के दक्षिण में है वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया है। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जो लोग थे, हमारा जो उपमहाद्वीप है उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हो जाती है। मैं हिमालय बोल रहा हूँ, हिमालय जो इतना ऊंचा पर्वत है उस पर चढ़ना इतना आसान चीज़ नहीं है। उस ज़माने में इस तरह का जगह पे जाना बहुत आसान बात नहीं थी। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, यहाँ तक नदियों, समुद्रों के कारण जो हमारा यात्रा था बहुत जोखिम भरा होता था। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, फिर भी वो लोग यात्रा करते थे, है ना। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाया करते थे। तो पहले क्या करते थे, अगर हमको कभी काम की तलाश होती है तो अगर हमारे एरिया में काम नहीं मिलता तो हम दूसरे एरिया में जाते थे। उसी तरह जो पुराने ज़माने के लोग थे, अगर उनको अपने एरिया में काम नहीं मिलता था तो दूसरे एरिया में काम के तलाश के लिए चले जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, भूकंप आ जाता था, बाढ़ आ जाता था, तो ऐसे कारणों से हमें अपना स्थान को परिवर्तन करना पड़ता था। तो उस समय पे भी लोग अपना स्थान को परिवर्तन किया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर
विजय हासिल करने के लिए जाती थी। मतलब कि जो सेनाएं थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, मतलब लड़ाई करने के लिए और उसे जीत हासिल करने के लिए चली जाया करती थी। कौन? सेनाएं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। तो क्या बताया कि जो व्यापारी होते थे तो काफिले में निकलते थे और जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं रखते थे और उन्हें लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। धार्मिक गुरु लोग जो होते थे वो शिक्षा और सलाह देते थे। धार्मिक गुरु का काम क्या था? शिक्षा और सलाह देना, और एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कौन? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का काम क्या था? उनको शिक्षा देना और सलाह देना। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है ना। जो कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो एक मतलब नए नए जगह घूमने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही मतलब इच्छुक होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाते हैं, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो कई उनके विचारों को, अगले व्यक्ति के विचार को और खुद के विचार को बताने का और दूसरे के विचार को जानने का अवसर जरूर मिलता है। तो आप जान गए कि क्यों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। एक बार में बहुत स्पीड इसको। पहला नंबर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे उपमहाद्वीप के लोग वो करते थे। हिमालय बहुत कठिन जगह था, पहाड़ी थे, रेगिस्तान थे, नदी थे, समुद्र थे। इनके कारण जो हमारे रास्ते बहुत जोखिमों से भरे हुए होते थे, फिर भी लोगों के लिए यात्रा संभव नहीं होता था। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, इन सब से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाया करते थे। कभी सेनाएं एक दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए, जीत करने के लिए चले जाया करते थे। जहाज़ों में जो व्यापारी लोग थे अपने काफिले में चलते थे, जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं रखते थे, वो लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोग शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे, कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस चले जाते थे, और इन सभी यात्राओं में लोग एक दूसरे को अपने विचार को बताते थे और दूसरे के विचार को जानने का अवसर भी प्राप्त करते थे। अब हम करेंगे आज के लोग यात्राओं क्यों करते हैं, अब ये आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब अगला वीडियो बना के भेजूंगा मैं।